ये लास्ट टॉपिक है, 8वें लेसन का लास्ट टॉपिक है बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं? ठीक है, ठीक है। बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक उसे कहते हैं दो छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। दो छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुलक। ठीक है, परिभाषा देखो। दो छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है। उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। बहुलक दो प्रकार के होते हैं। बहुलक दो प्रकार के, ठीक है। पहला प्राकृतिक बहुलक। दूसरा है संश्लेषित बहुलक। या कृत्रिम बहुलक। ठीक है, बहुलक किसे कहते हैं? दो छोटी छोटी इकाइयां आपस में, दो या दो से अधिक भी हो सकती है, दो छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, बहुलक दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक। ठीक है, प्राकृतिक बहुलक में उदाहरण आते हैं, अपन पढ़ेंगे सेलुलोज। प्राकृतिक बहुलक में पढ़ेंगे सेलुलोज। कृत्रिम बहुलक में पढ़ेंगे अपन उदाहरण के तौर पे नायलॉन 66 टेरिलीन, ये नायलॉन इसमें पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? संश्लेषित बहुलक। अब देखो प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं? ऐसे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं, जैसे सेलुलोज। संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक ऐसे बहुलक जो किसी मानव निर्मित होते हैं। ऐसे बहुलक जो मानव निर्मित होते हैं उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक कहते हैं। नायलॉन 66 कपड़े बनाए जाते हैं। टेरिलीन इनका भी कपड़े बनाने में काम में लेते हैं। इनको भी किस में काम में लेते हैं? कपड़े बनाने में काम में लेते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब पहले टॉपिक डालेंगे अपन प्राकृतिक बहुलक का। ठीक है, पहले प्राकृतिक बहुलक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में संश्लेषित बहुलक पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, तो बात सुन लो एक बार। बहुलक किसे कहते हैं? दो छोटी छोटी इकाइयां, दो जरूरी नहीं दो ही हो, दो से अधिक भी हो सकती है, इकाइयां आपस में मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। बहुलक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज, संश्लेषित बहुलक नायलॉन 66 या टेरिलीन। ठीक है, देखो आगे पहला पॉइंट आएगा प्राकृतिक बहुलक। ठीक है, जिसमें क्या है? सेलुलोज। ये क्वेश्चन आ भी चुका है प्राकृतिक बहुलक का। तो प्राकृतिक बहुलक में देखो उदाहरण, प्राकृतिक बहुलक। ठीक है, प्राकृतिक बहुलक की परिभाषा लिखाऊंगा, उससे पहले देखो इस प्राकृतिक बहुलक में किसे CH211CH ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोप्रीन, प्रीन बोलते हैं। ठीक है, इसका बहुलीकरण किया जाता है, यहाँ एन शब्द एन लगाते हैं। ठीक है, इसका बहुलीकरण करेंगे। बहुलीकरण का मतलब इसको जोड़ेंगे, बड़ी श्रृंखला बनाएंगे, तो ये बंध टूट के एक बंध इधर चला जाता है, एक बंध इधर आ जाता है। ये बंध टूटेगा, एक बंध इधर चला जाएगा और एक बंध यहाँ है। आपको पता है, मैंने कल भी बताया था कि अगर
कोई भी बंध होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉनों से एक बंध का निर्माण होता है। दो इलेक्ट्रॉनों से कितने बंध का निर्माण होता है? एक बंध का। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, तो इसका बहुलीकरण करने से अपने को क्या प्राप्त होता है? बंध CH2, ऐसे कैसे सिंगल बंध CH, डबल बंध CH2 और सिंगल बंध, इसका बहुलीकरण करो, N लगा दो यहाँ पे, ठीक है। देखो ये बंध यहाँ पे बंध नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन इस बंध का यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन इस बंध का कहाँ पे आया? यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बंध बना। ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ठीक है। तो वहां गया इलेक्ट्रॉन तो खाली बंद रखा, इधर वाला भी खाली बंद रखा, ठीक है। इसका आईपीसी नाम देखना चाहते हो तो देखो आईपीसी नाम क्या है, मैंने कल परसों बताया भी ना। पहले नंबरिंग करो 1 2 3 और 4 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं इसको? ब्यूट। अब एक और चीज देखो, पहले नंबर पे भी एकल बंध है, डी बंध है, और तीसरे नंबर पे भी डी बंध है, तो इसका आईपीसी नाम है 1,3 डाई, क्या हो गया? ब्यूटीन। क्या हो गया? ब्यूटीन। डाई कितनी बार? एक दो बार है, इसलिए डाई शब्द लगाया, एक पे और तीन पे था, इसलिए क्या लगाया? 1,3 डाई ब्यूटीन। कोई दिक्कत है? यहाँ किसी को दिक्कत नहीं है? प्राकृतिक बहुलक कैसे कहते हैं? वो उसका आइसोप्रीन का बहुलीकरण करने पर प्राकृतिक बहुलक प्राप्त होता है। प्राकृतिक बहुलक की परिभाषा देखो, दोबारा प्राकृतिक बहुलक की परिभाषा लिख लो। ऐसे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। इसका नाम है आइसोप्रीन, पोली आइसोप्रीन बोल सकते। अभी आइसोप्रीन का बहुलक, इसकी परिभाषा लिखाऊंगा, रुको एक मिनट। इसको बोलते हैं आइसोप्रीन, इसको बोलते हैं पोली आइसोप्रीन, पोली आइसोप्रीन। पोली आइसोप्रीन का मतलब क्या होता है? देख लो एक बार। पोली आइसोप्रीन पॉइंट था अपना प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं? प्राकृतिक बहुलक ऐसे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक बहुलक कहते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त हो। इसका उदाहरण है आइसोप्रीन का बहुलीकरण किया, आइसोप्रीन का बने तो क्या प्राप्त होता? पोली आइसोप्रीन। ये आईपीसी नाम है, इसका क्या है? आईपीसी नाम है। इसको उतारो यहां से, उतारो। अब मैं एक परिभाषा लिखो प्राकृतिक बहुलक। सल्फोनीकरण किसे कहते हैं? सल्फोनीकरण किसे कहते हैं? लिखो परिभाषा। यहां तक उतार लेना सबने, आगे लिखो सल्फोनीकरण किसे कहते हैं? लिखो सल्फोनीकरण किसे कहते हैं? जिसको सल्फर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सल्फोनीकरण कहते हैं। जिसको सल्फर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सल्फोनीकरण कहते हैं। उदाहरण, अब देखो नया टॉपिक है, कृत्रिम बहुलक किसे कहते हैं? नया टॉपिक क्या है? कृत्रिम बहुलक किसे कहते हैं? कृत्रिम बहुलक उसे कहते हैं ऐसे बहुलक जो मानव निर्मित होते हैं। दूसरा संश्लेषित बहुलक,
परिभाषा लिखो। ऐसे बहुलक जो मानव निर्मित होते, ऐसे बहुलक जो मानव निर्मित होते ऐसे बहुलक जो मानव निर्मित होते उसे क्या कहते हैं? ऐसे बहुलक जो मानव निर्मित होते हैं उसे क्या कहते हैं बताओ? संश्लेषित बहुलक या कृत्रिम बहुलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संश्लेषित बहुलक या कृत्रिम बहुलक कहते हैं। ऐसे बहुलक जो मानव निर्मित होते हैं उन्हें संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक कहते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण देखो, संश्लेषित हुए कृत्रिम बहुलक। ठीक है, बताएं? ठीक, HOC ब्रैकेट में कब बना देता हूं, CH3 4C और OH। ठीक है, प्लस HNH3 6NH और H। फिर इसका बहुलीकरण, इसका क्या करेंगे? बहुलीकरण। देखो, अब आप सोचोगे सर ये इसका बड़ा कहां से लिखा जाए, मुझे ऐसे ही याद है। ठीक, अब इसका बहुलीकरण करते तो अपन में से इसमें से पानी बाहर निकालना पड़ता है। गर्म करेंगे तो क्या पानी बाहर निकलता है? वाष्पन की क्रिया होती है तो गर्म करते हैं तो पानी बाहर निकलता है। एक और H यहां से गया, एक यहां से गया H, और तो यहां से गया H, यहां से गया भैया, तो यहां से N लगा के H2O बाहर निकाल दिया। ठीक है, देखो H 2H और O, H2O बना। लेकिन में एक ही लाइन नहीं है, बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत सारे, तो इसलिए इसका क्या करूंगा मैं? क्या अगर संकलापी बड़ी है तो निकलेंगे भी तो बहुत सारे पानी के अणु, तो इसलिए N लगाया। N का मतलब था ओली, बहुत सारे पानी के अणु बाहर। अब देखो इस रिएक्शन को करूंगा तो यहां से देखो H हो गया ना, तो देखो ये रिएक्शन कैसे बनेगी? C O CH3 4C O NH CH3 6NH सिंगल बंद, और यहाँ N लगा। इसको बोलते हैं नायलॉन 66। क्या बोलते हैं इसको? नायलॉन 66। उतारो इसको एक बार, फिर दो बार समझाएंगे। उतारो इसको, 2-3 बार समझाएंगे, इसको समझ में आएगा। अपन ने स्टार्टिंग की बहुलक किसी ने, ठीक है, तो स्टार्टिंग करने के बाद में बहुलक में लिखाया गया था, मैंने बहुलक लिखा है दो छोटी छोटी इकाइयां, दो या दो से अधिक छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुलक। अब बहुलक दो प्रकार के होते हैं। पहला बहुलक लिखा है मैंने प्राकृतिक बहुलक, दूसरा लिखा है कृत्रिम बहुलक। पहला बहुलक के बारे में लिखा है संश्लेषित प्राकृतिक बहुलक, जो ऐसे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक बहुलक। ठीक है, उसके बाद में उसका उदाहरण आया आइसोप्रीन वाला। किसका? उसका उदाहरण क्या था? सेलुलोज को होती है, उसको आइसोप्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आइसोप्रीन। तो वो आइसोप्रीन का मैंने उदाहरण दे दिया। उसके बाद में आप पढ़े अपन संश्लेषित बहुलक या प्राकृतिक कृत्रिम बहुलक। ऐसे बहुलक जो मानव निर्मित होते हैं उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक कहते हैं। ठीक है, अब इसका पहला पढ़ा नायलॉन 66, फिर टेरिलिन पढ़ेंगे, फिर अभी तो नेपेथिलिन पढ़ेंगे, बहुत सारे इसमें 5-7 पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलग अलग उदाहरण बताए मैंने, 2 के टेरिलिन और नायलॉन 66 बताया। अब इसके पढ़ेंगे, ये तो नायलॉन 66 ही है, अभी तो टेरिलिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका संश्लेषित बहुलक का तो हो गया खत्म। क्या नाम? अब इसका नाम, इसकी परिभाषा अलग लिखाएंगे, लेकिन मैं पहले इसको समझाने के लिए रिएक्शन बता रहा हूं। ठीक है, अब परिभाषा अलग से लिखाएंगे। देखो,
अपने को कोई भी चीज को अपन गर्म करते हैं, रबड़ बहुलक वही तो होते हैं जो आपने जो छोटी वाला रबड़ देखा होगा, छोटी वाला रबड़ आप उसको ऐसे करते जाओ, उसकी प्रत्यास्थता होती है, प्रत्यास्थता या तन्यता मतलब आप लिमिट होती है, अगर ज्यादा लिमिट में करोगे टूट जाएगा, या टायर की वो होती ट्यूब होती है उसको हवा भरो, लिमिट से ज्यादा भर दो फट जाएगी, होता नहीं, छोटी वाले रबड़ भी ऐसा ही होता है। या फिर कुछ भी देख लो आप, कोई चीज की लिमिट तो आपको चद्दर की लिमिट है, या उस लो एक दो सोने की देखो लिमिट क्या होती है, सोने का 10 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है। 10 ग्राम सोना, 10 ग्राम का मतलब ये चौक, ये इतना सा 2 किलोमीटर, इतनी तन्यता होती है, उसको पीटो पीट के तार बना दो, ठीक है। लेकिन 10 ग्राम चांदी से अपन 1 किलोमीटर क्या 500 मीटर जितना वो तार नहीं बनाया जा सकता, तो तन्यता जितनी होगी उतना ही फैलेगा, फैलता नहीं फैलता। आप वो देखो लोग शुगर है, एक सूखा घर तो एक सर्दी का टाइम, गुड़ को देखो, गुड़ को रख दो, फिर उसको पत्थरों से पीट के फैला दो, नहीं होता। अरे गर्मी में रख दो ऑटोमेटिक पिघलने लगता है, पिघलता है नहीं पिघलता, वो इसकी प्रत्यास्थता होती है, तन्यता और प्रत्यास्थता निर्भर करती है इनके ऊपर, ठीक है। ये नायलॉन 66 है, ये क्या है कपड़ा, नायलॉन के वो नहीं थे वेलवेट के, नायलॉन के, टेरिलिन के कपड़े नहीं पहनते, टेरिकोट बोलते अपन, कपड़े नहीं आते क्या, ऐसे कपड़े आते उनको, कोई नायलॉन इन कपड़ों को जल जाती है, आग पकड़ लेती है तो चिपक जाते हैं शरीर के। पॉलीथीन नहीं थे, पॉलीथीन को जलाओ तो जलाओगे तो उसमें से कुछ बूंदे नीचे गिरती है टपक टपक के, वो ये कपड़े बनाए जाते हैं उनके, ठीक है। मैं इनको क्या, इनकी बहुत सारी इकाइयां, मैंने एन लगाने का मतलब है इसकी लंबी सारी श्रृंखला, बहुत लंबी सारी, लेकिन अपने बोर्ड में जो इतनी आएगी, ठीक है, वो श्रृंखलाएं मैं कर रहा हूं, ठीक है, वो क्या कर रहा हूं मैं श्रृंखला में लिख रहा हूं इसमें, ठीक है। वो श्रृंखलाएं कैसे लिखी, देखो इस श्रृंखला को, ये लंबी सारी श्रृंखला, इसको मैंने क्या किया गर्म किया, इस श्रृंखला को मैंने क्या किया बहुलीकरण किया, मतलब इसको मिला के बहुत सारी इकाइयों को आपस में मिला दो, मिला के मैं लंबी सारी श्रृंखला चेन बनाऊंगा। अब इसके आगे फिर जुड़ेगी, यही चेन आगे जुड़ती जाएगी, ये इधर एक बार ये जुड़ेगा, एक बार ये जुड़ेगा, एक बार ये जुड़ेगा, फिर एक बार ये जुड़ेगा, फिर एक बार ये जुड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देके बता देता हूँ पॉलीथीन कैसे बनाते हैं, फिर ये दोबारा बना के समझाता हूँ, ठीक है। देखो एक बार इधर देखो, समझ में आपको चेन आ जाएगा। बहुलीकरण का मतलब है दो छोटी छोटी इकाइयां, दो नहीं बहुत सारी इकाइयां हो सकती है, दो से थोड़ी काम चलेगा, बहुत सारी दो छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिलकर क्या करती है, बड़ी इकाई का निर्माण करती है। वो देखो यहाँ मैं क्या जो बताना चाह रहा हूं, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसको बोलते हैं एथीन, इसको क्या बोलते हैं एथीन, एन ये एथीन, ठीक है। अब मैं इसका बहुलीकरण करूंगा, क्या करूंगा बेटा बहुलीकरण करेंगे, तो ये एक बंद इधर चला गया और एक बंद इधर चला गया, एक बंद इधर चला गया और एक बंद इधर चला गया, तो बेटा वो क्या हो गया H सिंगल 2 और ये सिंगल बंद, ये सिंगल, इसको बोलते हैं पॉलीथीन, क्या बोलते हैं इसको पॉलीथीन। अब देखो पॉलीथीन हो गया, इसी का बहुलीकरण किया, एक बंद टूटा इधर गया, एक बंद टूटा इधर गया, ये हो गया पॉलीथीन। लेकिन ये श्रृंखला देखो और बनेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक श्रृंखला जोड़ दी CH2 और सिंगल, ठीक है, वहां देखो वो श्रृंखला जुड़ी हुई। अब भैया वो एक और जोड़ो, प्लस लगाओ, वापस इसी को जोड़ो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है 2, इसको वापस जोड़ो, एक बंद इधर आ जाएगा, एक बंद इसका है ही यहाँ पे, और ये बंद इधर चला जाएगा, ये फिर वैसी श्रृंखला बनाने की, देखो ऐसी श्रृंखला नहीं बनेगी, CH2 सिंगल बंद CH2, देखो वाला, ठीक है, ये दोनों मिलकर एक बंद बनानी, देखो CH और सिंगल बंद CH और सिंगल, ये बंद, फिर आगे जोड़ दो इसे, तो ये बहुत लंबी श्रृंखलाएं बनाती है, बहुत लंबी श्रृंखला, इसलिए तो इसको क्या बोलते हैं पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमर का मतलब तो बहुलीकरण, बहुत लंबी श्रृंखलाएं, दो छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिलकर बहुत बड़ी इकाई का निर्माण करती है, उसे बहुलक कहते हैं, और बहुलक में यही पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं पॉलीमर,
इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पॉलीमर, बहुलक को। तो दो इकाइयां, जरूरी नहीं दो ही हो, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, बड़ी इकाई होती है। तो एथीन का बहुलीकरण किया मैंने, पॉलीथीन बना दिया। क्या बना दिया, पॉलीथीन। ये पॉलीथीन की रिएक्शन है। पॉलीथीन अपन काम में लेते हैं सब्जी लाने में, किसी में भी पैकिंग वेकिंग में, सब में काम में लेते हैं वो पॉलीथीन की। पाइप बनाने के लिए अब मैं इसके नीचे Cl जोड़ दूंगा, पाइप बनाने की रिएक्शन हो जाएगी। प्लास्टिक के पाइप बनाए जाते हैं, वो इनसे बनाए जाते हैं। तो ये बहुत, आपको अपना प्लास्टिक के पाइप को गर्म कर दो, गर्म करते वो लिचा हो जाता है, फिर उसको वापस कोई दूसरी बड़ी पाइप में डाल दे, करते नहीं करते, वापस वो पुनः उसी स्थिति में आ जाता है। तो ये पॉलीमर है, बहुलीकरण की संरचना होती है, ठीक है। तो उसका उदाहरण बार से उसको समझ लो, बहुलीकरण क्या होता है। वो इकाई को मैं एक बार बंद करके दोनों तरह से समझा देता हूँ, जो बुक में है वैसे भी समझ लो और जो मैं बताता हूँ वैसे भी समझ लो। बुक में वो संरचना ऐसी जो आपने अभी मैंने पढ़ाई, वो संरचना H डबल बंद C और CH2 और C डबल बंद OH, ये बुक में ऐसे लिखी हुई है, ठीक है। उसको जोड़ोगे NH2 CH2 6 और NH, ये बुक में लिखी हुई संरचना, ठीक है, बुक में ऐसी लिखी हुई। अब इसका बहुलीकरण करोगे आप, बहुलीकरण, ठीक है भैया। बहुलीकरण करने पे माइनस NH2O बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, NH2। देखो एक H यहां से जाएगा, OH यहां से जाएगा, और एक HO यहां से जाएगा, H यहां से जाएगा, ठीक है। ऐसे गया तो इसका कैसे बनेगा बेटा, इधर देखो, इधर ये रह जाएगा OCCH2 4N 4 CONH और CH2 6 और NH, ये नायलॉन 66, इसको क्या बोलते हैं, नायलॉन 66। ये बुक की रिएक्शन, बुक में। अब इसी को ही समझने के लिए मैंने ऐसे बताया, देखो इसको समझने के लिए अपन ऐसे कर सकते हैं, इसको बोला अपन ने, देखो HO C डबल बंद O और CH2 4 C डबल बंद O और OH। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां देखो, इसको यहां तक कोई दिक्कत है क्या, देखो मैंने ये HO यहां ले ली, C यहां हुआ, डबल बंद O, ऐसी की ऐसी तो लिख रहा हूं, लेकिन अपन इसमें से अपन क्या कर सकते हैं, HO बाहर समझाने के लिए। ये देखो H और NH, दो थे, एक H इधर रखा, एक H इधर रखा, CH2 6 और NH और H। देखो यहां से H चला जाएगा, यहां से OH चला गया और यहां से HO चला गया, तो रिएक्शन यही बनेगी, ठीक है। तो बहुलीकरण कर दो, इसका भी क्या करो, बहुलीकरण N लगा के H2 N लगा के बहुलीकरण करोगे, ये कि ये निकले जाएंगे, नहीं जाएंगे, ऐसे कैसे सेट करोगे, ठीक है। उतार लो एक बार, हेलो